कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार के अनुदेशन की, स्वनिर्देशित अभिक्रम। स्वनिर्देशित अभिक्रम को संयुक्त अभिक्रम के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त अभिक्रम यानी कि सबका मिक्स। और संयुक्त का अर्थ सहायता प्रदान करना या उन्होंने सहायता प्रदान करना। अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो जो अच्छी अच्छी किताबें होती हैं उन किताबों के अंदर समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, यानी कि जो अलग अलग एक ही चीज को लेकर के अलग अलग जो अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं उन सबका मिक्स करके एक निर्देशन देना, उसका सहायता करना उसकी, है ना। तो उसके अंदर समन्वय स्थापित करता है अलग अलग किताबों के अंदर। और इसमें शिक्षण सहायक सामग्री और पाठ्य पुस्तकों के रूप में शिक्षण होता है। ठीक है, तो इसके अंदर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है और इसके रूप में इस स्वनिर्देशित अभिगम का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। और इस पाठ्य पुस्तक की जहां बात आएगी तो अलग अलग किताबों का समन्वय इसके अंदर होता है और तब जाकर के ये शिक्षण बनता है। अब ये जो शिक्षण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो इसके अंदर होता है कि जो पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु है उस पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को जैसी वो विषय वस्तु है वैसी की वैसी अभिक्रम के अंदर रखी जाती है। जो पुस्तक के अंदर दी हुई है, जो बात पुस्तक के अंदर जिस प्रकार से लिखी हुई है उस प्रकार को एज इट इज उस अभिक्रम के अंदर रखा जाता है। तो एक तो इसको इस रूप में रखा जाता है इसके अंदर। और दूसरा जो होता है वो होता है कि पाठ्य वस्तु का कोई अंश होता है, उस अंश को वैसा के वैसा रखा जाता है। एक तो पूरे समग्र पाठ को वैसा वैसा रख दिया और एक कुछ अंश को उसके अंदर रख दिया गया, है ना। लेकिन पूरे पाठ को सेम वैसा नहीं रखे, उस पाठ को क्या करते हैं, संक्षिप्तीकरण हो जाता है। लेकिन पाठ्य पुस्तक के अंदर जो बात लिखी गई है, जो बातें कही गई हैं, जिस भाषा का उसको प्रयोग किया गया वो उसको एज इट इज वैसा इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। जबकि दूसरे अंदर पाठ्य वस्तु के अंदर जो मुख्य अंश होते हैं, जो खंड जो होते हैं उसको एज इट इज प्रयुक्त करते हैं कि ये ऐसा है तो उसको वैसा वैसा उसके अंदर लिखा जाता है। तो ये दो रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। इसमें अनुक्रिया जो छात्र देता है उसकी पुष्टि के लिए उसको अध्ययन करना पड़ता है कि उसने ये सही किया नहीं किया। उसको करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अध्ययन करना पड़ेगा, अध्ययन करेगा। और इसके अंदर विशिष्ट शास्त्रीय अनुदेशन का प्रयोग होता है जिसमें कि पाठ्य पुस्तक को, पाठ्य वस्तु को पढ़ने के पश्चात ही छात्र जो होता है वो अपने अनुक्रिया का चयन करता है। पाठ्य पुस्तक को पढ़ेगा और फिर अपने अनुक्रिया का स्वयं चयन करता है कि ये अनुक्रिया मुझे इसके अंदर क्या देनी है। और उसका इसका उद्देश्य केवल मात्र ये है कि छात्रों की कमजोरियों का निदान करना है इसके अंदर। तो ये छात्रों की कमियों का निदान करने के लिए इस उद्देश्य का निर्माण किया जाता है। इस स्वनिर्देशित अभिक्रम का जो निर्माण होता है वो 7 स्टेप में होता है, 7 चरणों में होता है, 7 सोपानों में इसको किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो आता है कि उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में विश्लेषण करना। जो आपने विषय वस्तु चयन किया है, जिस विषय वस्तु का, उन विषय वस्तु के आधार पर कौन-कौन से उद्देश्य बनेंगे, कौन-कौन से उद्देश्यों का निर्माण किया जाएगा, उनको व्यावहारिक रूप में विश्लेषित करना कि इससे विद्यार्थी क्या-क्या सीखेगा, है ना? तो उसको व्यावहारिक रूप में विश्लेषण करना। फिर पाठ्य वस्तु विश्लेषण और उद्देश्यों के अंदर समन्वय स्थापित करना कि पाठ्य वस्तु को आप विभाजित कर रहे हैं, तो कौन-कौन सा उद्देश्य आपने बनाया है, किस उद्देश्य की पूर्ति किस पाठ्यांश से होगी, पाठ्य के कौन सा विषय वस्तु है, कौन सा अंश है जहां पर कि हमने जो उद्देश्य तय किया उसकी पूर्ति वहां पर हो रही है, तो उसका समन्वय स्थापित करना कि ये पाठ्य है तो इसका उद्देश्य यहाँ पूरा हो रहा है, ये पाठ्य है तो इससे इसका उद्देश्य ये वाला पूरा हो रहा है, तो उसको समन्वय के अंदर स्थापित करना। उसके आधार पर परीक्षा पदों का निर्माण करना। परीक्षा पदों के बाद में संयुक्त अनुदेशन का निर्माण करना, संयुक्त रूप से उसको बनाना, सहायता के रूप में उसको बनाना। फिर जो आपने अनुदेशन बनाया है उस अनुदेशन के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना कि विद्यार्थियों को उसके आधार पर कौन-कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी कि विद्यार्थी उसको आसानी से सीख सके, तो सहायक सामग्री का निर्माण करना। उसके बाद में उस अनुदेशन सामग्री की जांच करना और उसका मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से ये 7 चरण इसके अंदर होते हैं और इन 7 चरणों के आधार पर स्वनिर्देशित अभिक्रम अनुदेशन तैयार किया जाता है। अब इसकी जब गुण की उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इस अभिक्रम के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है। यानी कि पाठ्य स्वनिर्देशित है ना ये, तो इसके अंदर पाठ्य पुस्तक होती है और पाठ्य पुस्तक होगी तो पाठ्य पुस्तक प्रभावी कब बनेगी कि जब
उद्देश्यों के साथ में वो पूर्ण होगी। यानी कि जब हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो किताबें आती हैं हमारी, उसके आगे उसके उद्देश्य लिखे होते हैं कि किताब के उद्देश्य क्या है, पुस्तक के उद्देश्य, पाठ्य वस्तु के उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है। फिर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके सीखने के अवसर इसके अंदर उपलब्ध होते हैं। शिक्षण इसके अंदर सरल और रुचिपूर्ण होता है, ग्रहण करने योग्य होता है। इसका निर्माण सरल होता है क्योंकि पाठ्य पुस्तक की सामग्री को ही एज़ इट इज़ प्रयुक्त कर लिया जाता है उसके अंदर। तो वहाँ पर आपको कुछ नया सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल मात्र ये पाठ्य पुस्तक की अंश आपने उठाया, पाठ उठाया और आपने उसको अनुदेशन के अंदर उसको वैसा-वैसा डाल दिया और उसके आधार पर उसका निर्माण कर लिया। तो यहाँ आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मूल रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह क्योंकि और जब आप नेचुरल है कि पाठ्य पुस्तक से ही आप पाठ्यांश निकाल रहे हैं, पूरा पाठ्य वस्तु दे रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको समय की बचत होगी, वहाँ पे आपको श्रम भी नहीं करना है, ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है, धन खर्च नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों की क्या हो जाती है, इसके अंदर बचत हो जाती है। अब इसके दोष देखें, दोष की बात करें, तो शिक्षार्थी को विषय का इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो इनकी वास्तविक समस्याओं को समझ सके। यानी कि उसके सामने जो रखा गया है केवल उसी को समझेगा, उसी को करेगा। उसको इतनी पकड़ थोड़ी है सब्जेक्ट के ऊपर कि उसके क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या अदर चीज़ें हो सकती हैं। वो उसको जान ही नहीं सकता है उसको, है ना? तो यहाँ पर वो नहीं समझ सकता है। दूसरा, इसके लिए योग्य शिक्षकों की ज़रूरत होती है जो कि देख सके कि कौन-सी पाठ्य वस्तु, कौन-सी सामग्री कैसी है, उसको किस तरह से प्रस्तुत करना है। उसका ज्ञान विस्तृत होगा तभी वो उसके अंदर दे सकेगा। फिर जिन प्रश्नों को लेकर के अभिगम तैयार किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि जो सीखने वाला है, उसके लिए वही प्रश्न हो, उसके दूसरे प्रश्न भी हो सकते हैं। क्योंकि हम तो संभावित प्रश्न डाल रहे हैं उसके अंदर कि भई ये विषय वस्तु है, तो इसके आधार पर ये-ये प्रश्न हो सकते हैं और विद्यार्थी इसका यही उत्तर दे सकता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपने जो प्रश्न तय किए हैं, वही प्रश्न विद्यार्थियों को भी हो। विद्यार्थियों के दूसरे प्रश्न भी हो सकते हैं। तो एक ये चीज़ भी आ जाती है उसके सामने और समस्याएँ जो होती हैं, वो अलग-अलग रूपों में सामने आ सकती हैं। तो ये इसके अपने कुछ दोष भी होते हैं स्वनिर्देशित अभिक्रम अनुदेशन के। अभिक्रमित अनुदेशन का एक प्रकार संगणक आधारित अधिगम भी होता है। इसी को एक अलग विधि के रूप में, अलग उपागम के रूप में भी इसको देखा गया है। लेकिन ये अभिक्रमित अनुदेशन है क्योंकि इसके अंदर भी शिक्षण सामग्री उसी रूप में प्रस्तुत की जाती है जैसा कि अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर की जाती है ना। तो इस क्योंकि इसके अंदर भी प्रोग्राम भी बनते हैं लेकिन बस ये डिजिटल होता है, कंप्यूटर में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में हमारे सामने आती है ये चीज़। तो इसलिए ये अभिक्रमित अनुदेशन को संगणक आधारित जो अधिगम है, इसको थोड़ा-सा एक अलग विधि के रूप में देख लिया गया है। लेकिन ये तरीका वैसा ही है। अभिक्रमित अनुदेशन जैसा ही तरीका है ये, इसलिए ये अभिक्रमित अनुदेशन के ही एक पार्ट के रूप में भी इसको देखा गया है। ठीक है? तो ये अभिक्रमित संगणक आधारित यानी कंप्यूटर आधारित, संगणक कंप्यूटर को कहते हैं, तो कंप्यूटर आधारित जो अधिगम होता है, इस प्रतिमान का जो विकास था या इसको जो बनाने वाले थे, वो लॉरेंस स्टोलुरो और डेनियल डेविस थे। ठीक है? उन्होंने 1965 में इसका विकास किया, इस प्रतिमान को विकसित किया उन्होंने, जो कि संगणक सह अधिगम कहलाता है या संगणक आधारित अधिगम कहलाता है या संगणक सह अनुदेशन कहलाता है। तो ये जो था 1965 में लॉरेंस स्टोलुरो और डेनियल डेविस के द्वारा इसको विकसित किया गया। इसके प्रस्तुतिकरण में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। नाम ही संगणक आधारित है। कंप्यूटर आधारित तो कंप्यूटर का प्रयोग तो होना ही है इसके अंदर। तो संगणक आधारित कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसके अंदर जो अधिगम सामग्री होती है, वो कंप्यूटर के माध्यम से छात्र जो होता है वो क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। यानी कि उसकी अंतःक्रिया शिक्षक से नहीं होकर के किससे होती है? कंप्यूटर से होती है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम फिट है, तो वो कंप्यूटर को देखता जाएगा, कंप्यूटर के आधार पे वो उसके काम करता जाएगा, तो कंप्यूटर के साथ में उसकी अंतःक्रिया चलती है उसकी, है ना? तो कंप्यूटर के आधार पर उसकी कंप्यूटर के साथ में उसकी अंतःक्रिया चलती है, उसका इंटरेक्शन चलता है वहाँ पे। इसके अंदर भी छात्र अपनी योग्यता और गति के अनुसार सीखता है। जो भी चैप्टर है उसकी इच्छा हो रही पढ़ रहा है, नहीं आया सो बंद कर दिया, फिर जब इच्छा हुई तब निकाल के पढ़ लिया। अपनी गति से, अपनी क्षमता के अनुसार उसको पढ़ता है। ये सब विशेषता है अभिक्रमित अनुदेशन की, इसीलिए ये एक अनुदेशन का पार्ट है ये, इसको ये कह सकते हैं हम। और इसमें छात्र जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से सीखता है। एक कंप्यूटर उसके पास है, एक छात्र स्वयं सीख रहा है, 2-4 विद्यार्थी नहीं होते हैं और वो अपने वांछित उद्देश्यों की वो अधिगम उद्देश्यों की वो प्राप्ति करता है व्यक्तिगत रूप से सीखता हुआ। ये जो है कंप्यूटर आधारित अधिगम जो है हमारा,
इसकी जो कल्पना की गई थी वो शिक्षा नीति, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आई थी और 92 में इसमें इस संगणक की कल्पना की गई थी कि विद्यार्थियों को कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, कंप्यूटर की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये मेन वहां से ही इसकी कल्पना उस पर आधारित है ये। इसके अंदर जो छात्र के साथ में अंतरक्रिया चलती है वो एक ट्यूटोरियल प्रणाली की तरह चलती है ना, जिस प्रकार से कि ट्यूटोरियल ग्रुप होते हैं जहां पर कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आमने सामने होते हैं, बातचीत अपनी करते हैं और अपने एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसके अंदर भी कंप्यूटर के साथ में जो अंतरक्रिया चलती है वो ट्यूटोरियल प्रणाली की तरह वो छोटे संक्षिप्त रूप में होती है। ठीक है, इसके अंदर छात्र जो होते हैं वो अपने व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन सामग्री को प्रस्तुत करने में पूर्णतः समर्थ होते हैं। व्यक्तिगत रूप से वो अनुदेशन सामग्री को खुद अपने हिसाब से चयनित करके उसको काम करते हैं। मॉनिटर पर अनुदेशन सामग्री जब उसको मिलती है, प्राप्त होती है, तो छात्र अपनी वांछित अनुक्रियाएं तुरंत देना शुरू करता है। जैसे ही मॉनिटर के ऊपर शुरू हुआ, वो अपना काम शुरू कर देता है। उसके सामने निर्देश आते रहते हैं, वो अपना काम करता रहता है, तो तुरंत अनुक्रियाएं वो देने लग जाता है। फिर अंतःक्रिया निर्धारित अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है, यानी कि जो उद्देश्य निर्धारित करके जो अनुदेशन सामग्री दी गई है उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होगी। वो स्वाभाविक है कि जहां पर अंतःक्रिया चल रही है, यानी कि कंप्यूटर उसको निर्देश देता जा रहा है, विद्यार्थी उसके काम को करता जा रहा है, तो जो एक तय किया गया है उद्देश्य, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या, पूर्णता के लिए क्या होता है, ये बहुत मददगार होता है ये। अब इसकी अवधारणाएं और मान्यताएं क्या है? तो एक तो ये एक समय पर बहुत सारे छात्रों को अनुदेशन प्रस्तुत कर सकता है, अनुदेश दे सकता है, अनुदेशन प्रदान कर सकता है, क्योंकि जहां कहीं भी दूर दराज से कहीं भी है, कुछ भी है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ उसको सीख सकते हैं। ये तो कंप्यूटर पर है ना, आपने डाला फीड की तो तुरंत सबके सामने खुलेगा ये। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन प्रदान कर सकता है। दूसरा होता है कि छात्र की निष्पत्ति जो होती है वो स्वयं रिकॉर्ड होती रहती है, यानी कि छात्र अपना जो परीक्षण करता रहता है उसकी रिकॉर्डिंग अपने आप ही होती रहती है उसके अंदर। और इसके अंदर जो होता है विभिन्न प्रकार की विधियों और तकनीकियों का जो होता है वो प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। इसके उपयोग और गुण की बात करें तो शिक्षक और छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के तथ्यों को और सूचनाओं को संग्रह करने का और प्राप्त करने का एक ये महत्वपूर्ण जरिया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। छात्र को उनकी गति के अनुसार और समय के अनुसार सीखने का अवसर उसको मिलता है। इसके अंदर कंप्यूटर के माध्यम से जब वो सीखेगा तो अपनी गति और समय के अनुसार वो उसको सीख लेगा, उसको सीख लेगा। फिर कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटर के मानचित्र जो होते हैं, नक्शे वगैरह हैं वो हैं, या कोई आकृतियां हैं तो उनको रेखांकित करना है, उनको रेखांकन करना है, उनको बनाना है उनको, तो वो कंप्यूटर पर आसानी से फटाफट से बन जाती है, तो समय की बचत हो जाती है इजीली। उसके अंदर सांख्यिकीय ग्राफ जो होते हैं उन ग्राफों को विभिन्न रूपों में दिखा सकता है, तुलनात्मक अध्ययन करवा सकता है, तो वो उसको सरल और आसानी से वो समझा सकता है। उसके अंदर कंप्यूटर के माध्यम से हम ग्राफिक चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, तो ये उसके लिए सरलता प्रदान कर देता है। सांख्यिकी ग्राफ जो होते हैं उनको देख करके विद्यार्थी उनके विभिन्न प्रकार की जो भी उपलब्धियां होती हैं, जो भी पक्ष हैं उनके, उन सब चीजों को वो अच्छी तरह से समझ सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है, आकलन कर सकता है, तुलना कर सकता है। ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। और भाषा शिक्षण के अंदर जब बात करें तो विषय को परिणाम में अच्छा बनाने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर ध्वनि ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। विषय वस्तु को चित्रों के माध्यम से उनको प्रकट किया जा सकता है, है ना। जैसे कि क्या कह सकते हैं उसको, मल्टीमीडिया का प्रभाव उसके ऊपर दर्शा, हमको एनिमेशन के द्वारा हम उसको दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं ला करके। छात्रों को अभ्यास का इसके अंदर अवसर मिलता है, लगातार सतत अभ्यास करेगा वो। समय सारणी का निर्माण इसके माध्यम से किया जा सकता है, टाइम टेबल वगैरह बनाना, चाहे अपने लिए बनाए चाहे किसी और के लिए बनाए, तो टाइम टेबल का निर्माण, समय सारणी का मूल्यांकन की प्रक्रिया में ये बहुत सहायक हो सकता है, कुछ हो सकता है। विषय की जो गहराई है, उस गहराई को हम आसानी से इसके माध्यम से समझ सकते हैं। जो एकदम से टिपिकल कठिन से कठिन चीज भी होती है, तो उसको हम इस कंप्यूटर के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से हम उसको बहुत ज्यादा आसानी से अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। और विशेष रूप से ये चीजें जो होती है, जैसे साइंस की चीजें जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो हम इसके
से स्पेस के लिए से संबंधित चीज़ें हम पढ़े, चाहे हम बायो से संबंधित कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं, चाहे हम बॉटनी से संबंधित कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो इन सब चीज़ों को डीपली जो चीज़ समझाने का काम कर सकती है, दिखाने का काम कर सकती है, उसको कैसे कार्य होता है, कैसे काम चल रहा है अपने शरीर के अंदर, आंतरिक संरचना हमारी जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है, कैसे काम करती है, कौन-कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कैसे किस अंदर वो काम करते हैं, कैसे सिस्टम काम करते हैं, कौन-सा प्रभाव डालता है, कहाँ डालता है, कैसे डालता है, ये सारी जानकारी हम इस कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सरलता से ली जा सकती है। तो शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है इसके माध्यम से, है ना? तो विषय वस्तु की गहनता को हम बहुत आसानी से इसके अंदर से हम सीख सकते हैं, इसको समझा जा सकता है। इसकी जब दोष की बात करें, तो दोष कौन-कौन से होते हैं इसके अंदर? तो क्योंकि कंप्यूटर है, तो खर्चीला तो होगा, खर्चीली प्रणाली होती है ये और कंप्यूटर के जल्दी-जल्दी खराब होने की भी आशंका होती है कि कंप्यूटर जो होते हैं वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं। चलते-चलते अचानक से बंद हो गए, खराब हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया या कोई इसका फंक्शन काम करना बंद कर दिया। तो कई चीज़ें कंप्यूटर की प्रॉब्लम आती हैं कई बार, है ना? और अक्सर आती हैं। तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी खराब होते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा जो अनुदेशन होता है वो प्रभावित होता है। फिर कई जगह दूर-दराज़ से जगह, दूर-दराज़ से गाँव में कहीं जगह लाइटों की व्यवस्था नहीं होती है, उपलब्धता नहीं होती है, लाइटें नहीं आती, कंप्यूटर काम कैसे करेगा? उपलब्धता होने पर भी अनुपलब्ध हो जाता है, वो किसी से कोई काम का नहीं होता है। और फिर जो ये क्योंकि बिजली का उपकरण है ये, तो ये कई बार नुकसानदायी भी हो सकता है। छोटे-छोटे बच्चों के लिए प्रॉब्लम दे सकता है, उनको समझ में नहीं आएगा तो उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी हो सकती है उसके अंदर, तो हानिकारक हो सकता है उनके लिए। इसके अंदर भावों का, संवेगों का, मानवीय मूल्यों का विकास संभव नहीं है इसके माध्यम से, आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपका क्या कह सकते हैं वार्तालाप तो हो नहीं रहा है, विचारों का आदान-प्रदान तो हो नहीं रहा है। उसने जो दे रखा है प्रोग्राम, केवल हम उसी का अनुकरण कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा उसमें। हम अपनी तरफ से ना तो कोई नई चीज़ पूछ सकते हैं, ना वो हमें नई कोई चीज़ बता सकता है। जो कि हम एक शिक्षक के माध्यम से जिस चीज़ को हमारे मन के अंदर उपजे हुए प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं, हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, वो इसके माध्यम से नहीं हो सकती है ना? तो ये उस रूप में आता है। फिर इस जब इसके ऊपर काम करते हैं तो हमारा मुद्रित सामग्री जो है, प्रकाशित सामग्री है, उससे हाथ के लिखने से इन सब चीज़ों से दूरी बन जाती है, अभ्यास छूट जाता है। आज की तारीख में हम इन चीज़ों को बहुत ऐसे देख रहे हैं कि बच्चा लिखना पसंद नहीं करता है, पढ़ना पसंद नहीं करता है, वो देख लेता है सामने कानों के लगा के सुन लिया, ईयरफ़ोन लगा करके उसने सुन लिया, है ना? तो ये जो चीज़ें होती हैं, किताबों को पढ़ना पसंद नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है, अब किताबों को क्यों पढ़ना? वो किताबों को अवॉइड करता है, किताबों को नहीं पढ़ता है। गणित के सवाल सॉल्व करने हैं, इसके अंदर डाला सोल्व करके निकल गया, वो अपना दिमाग का यूज़ ही नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं है उसको, उसको कोई टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको ये चीज़ें तो इन सब चीज़ों का भी एक मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है कि जो एक सहज स्वाभाविक चीज़ें होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं दब रही हैं, खत्म हो रही हैं। तो ये भी एक कहने की प्रॉब्लम है, इंटरैक्शन का, अंतःक्रिया का कोई स्थान ही नहीं है इसके अंदर, वो चीज़ होती है। और एक सबसे बड़ी बात कि ये मशीनी वातावरण है। कितनी देर आप कंप्यूटर के सामने बैठ सकते हो, कितना काम कर सकते हो, एक ही स्थिति में, एक ही परिस्थिति में। एक बस आप बटन दबाए जा रहे हैं, सामने कुछ आ रहा है, आप फिर बटन दबा रहे हैं, सामने कुछ आ रहा है। अब एक ही परिस्थिति में एक ही काम करते-करते इंसान परेशान भी हो सकता है। तो ये कंप्यूटर अधिगम आधारित कहीं यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी शिक्षण विधियाँ आज तक हमने देखी हैं शुरू से लगा के अभी तक में और भी इसके अलावा बहुत सारी हैं शिक्षण विधियाँ। लेकिन हम एक कोर्स को लेकर के चल रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी है हम इसको पढ़ रहे हैं, तो आज एक तरह से ये विधियाँ यहाँ समाप्त होती हैं। तो हम देखते हैं तो ये जो विधियाँ हैं, वो कहीं न कहीं लाभकारी भी होती हैं, तो कहीं नुकसानदायी भी होती हैं। किसी विषय के लिए बहुत अच्छी होती है, किसी विषय के लिए खराब भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी ये नवाचार जो आ रहा है, वो छात्रों के लिए भी और अध्यापकों के लिए भी कहीं न कहीं अच्छा काम करता है। आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे और आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में सजेशन दें मुझे और वैसे तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही हैं, समझ में आ रहा है। धन्यवाद।